नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। देखिए, आप जितने लोग नए हैं, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में कल बात की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन को मैंने कल आपके वीडियो में समझाया था। अगर आप समझना चाहते हो तो हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। और आज जो मैंने आपको बोला था इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, वो आज है हमारा गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन। देखिए, गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मपंथी और बंगाल विभाजन के बीच अंतर क्या है। तो देखिए, जो उदारवादी थे, जैसा लास्ट की वीडियो में आपने नाम सुना था कि उदारवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जितने लोग थे जो उदारवादी का प्रदर्शन करते थे, तो उदारवादियों की जो याचना और याचिका थी, उदारवादियों की जो याचना और याचिका थी, उससे जो असंतुष्ट नौजवान या युवक या युवा पीढ़ी के लोग थे, क्या मतलब बताया, उदारवादियों की याचना और याचिका से असंतुष्ट नौजवान को हम गर्मपंथी के श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो उदारवादियों की जो किसी प्रकार की हमारी नीति थी, नियम थे, उससे जिन लोगों को असंतुष्टि थी, उनको हम क्या कहते हैं, गर्मपंथी। अब गर्मपंथी जो थी, गर्मपंथी एक अलग दल बन गया था। उनके अनुसार उनका ये मानना था कि हम अंग्रेजों के नियमों और नीतियों का अगर विरोध करना है, क्या करना है, अगर हमें अंग्रेजों की बनाई हुई नियमों और नीति का विरोध करना है तो हमें वो विरोध सड़कों पर उतरकर करना चाहिए। उसका सही उद्देश्य क्या था, उनका इस विरोध को करने का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य इस विरोध को करने का ये था कि जो हम अगर किसी प्रकार की हम विरोध करेंगे, किसी नियम का उल्लंघन करेंगे, किसी भी नीति का पालन नहीं करेंगे, तो उससे जो है अंग्रेजों पर दबाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? दबाव। तो अंग्रेजी नीति का विरोध सड़क पर उतर कर करना इस बात को दर्शाता है कि अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं कि इस दल में, किस दल में, गर्मपंथी दल में, देखिए दो भागों में विभाजित होता है, गर्म दल और नरम दल। तो गर्म दल के जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे उनको हम किस नाम से जानते हैं? लाल बाल पाल। किस नाम से जानते हैं? लाल बाल पाल। ठीक है। अब लाल बाल पाल जो थे, अब इनके पूर्ण नाम आपको बता दूं, क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक तो ये हो गए, दूसरे बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे कौन हो गए? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। तो ये तीन नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि गर्म दल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, उनके नाम क्या थे। ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, अब आगे आता है बंगाल विभाजन। ये तो देखिए गर्म दल हो गए, गर्म दल के प्रमुख नेता हो गए। गर्म दल का मैंने उद्देश्य बता दिया आपको, गर्म दल का किस प्रकार से नाम पड़ा था, गर्म दल किसे कहते हैं, या गर्म दल में कौन कौन से नेता थे, ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। सही है। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अब जब बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी, तो मैं आपके लिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि 1905 में जब हमारे देश में जो शासनकाल था वो किसका था? लॉर्ड कर्जन का। किसका शासनकाल था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। सही है। अब बंगाल विभाजन था क्या? बंगाल विभाजन का मतलब यह है कि जो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था कि भारतीय राष्ट्रवाद को धर्म के आधार पर बांटना। भारतीय राष्ट्रवाद को धर्म के आधार पर बांटना। धर्म के आधार पर बांटना किस प्रकार? जैसे मुस्लिम वर्ग है, ईसाई वर्ग है, हिंदू वर्ग है, या और जितने भी यहूदी वर्ग हैं, उन सभी को अपने धर्म के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। तो ये बंगाल विभाजन का हमारा उद्देश्य था। सही है। विभाजन के पश्चात देखिए बंगाल विभाजन के बाद होता क्या? जो बंगाल विभाजन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी, बंगाल विभाजन में यह होता कि जो ज्यादातर क्षेत्र है, जो जैसे मान लीजिए बंगाल है, इसका जो ज्यादातर क्षेत्र है ये मुस्लिमों के अंदर हो जाता,
मुस्लिमों के, और जो कम क्षेत्र है ये हमारा हिंदुओं के क्षेत्र में जाता है। सही है, यानी कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य ये था कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बांटना, अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी बायकॉट का आंदोलन का प्रभाव हुआ, स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन का। तो बंगभंग आंदोलन का जो हमारा आंदोलन प्रभाव हुआ था, ये हुआ था 1905 में, 1905 से 1908 ईस्वी तक। सही है, स्वदेशी या क्या कहते हैं इसको, बॉयकॉट का या बंगभंग आंदोलन कब शुरू हुआ था, हमारा हुआ था 1905 से 1908 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पर स्टार बनाकर नोट कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन होता क्या है। स्वदेशी आंदोलन का जो सुझाव दिया था, स्वदेशी आंदोलन ये होता है कि हमारे स्वयं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन। क्या होता है, हमारे स्वयं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन का जो सुझाव दिया था, किसने दिया था, जो स्वदेशी आंदोलन का सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मिश्र ने। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मिश्र ने। अब ये बात आती है, कृष्ण कुमार मिश्र ने तो दिया, लेकिन ये दिया किस चीज में था, तो ये दिया था, इनकी एक पत्रिका थी, जिसने आपको पढ़ा होगा, इनकी पत्रिका थी संजीवनी। क्या नाम था दोस्तों, संजीवनी। संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मिश्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का सुझाव दिया था। सही है, और मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं कि बंगाल विभाजन के समय जो वहां के सचिव थे और जो उपराज्यपाल थे, तो मैं आपको बात बताऊं कि बंगाल विभाजन के समय जो हमारे उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल एक ही हो गए और दूसरे के हो गए सचिव हो गए। बंगाल विभाजन के समय जो हमारे उपराज्यपाल और सचिव थे, उनका क्या नाम था, एंड्रयू फ्रेजर। और हम अगर सचिव की बात करें, उस समय जो बंगाल में सचिव थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रिस्ले। क्या नाम था दोस्तों, रिस्ले। उपराज्यपाल की हम बात करें तो उनका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, और अगर सचिव की बात करें तो उनका नाम था रिस्ले। सही है, समझ में आया इतनी बात। अब हम बात करते हैं कि इस बंगाल विभाजन में जो रिस्ले का कथन था, कि रिस्ले ने अपने जो सुझाव दिए, जो अपना मत दिया बंगाल विभाजन के संबंध में, रिस्ले का कथन ये है कि बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि जो बंगाल विभाजन में रिस्ले ने अपना जो कथन दिया, अपना जो सुझाव दिया, उसने कहा था कि बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्या है, अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, लेकिन विभाजन के बाद यह पूरा बंगाल अलग अलग रास्तों पर खींचने को मजबूर हो जाएगा। जैसे ये बंगाल है आपका, तो बंगाल एक जगह रहेगा तो वह अधिक विकसित होगा, अपनी अनेक शक्तियां स्थापित करेगा, अपनी प्रोग्रेस बढ़ाएगा। लेकिन अगर विभाजित हो गया, तो विभाजित होने के बाद में कि बंगाल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रास्तों पर अपनी ओर खींचेगा। लेकिन यह पूर्णतः सत्य है, ये उसका मैं बता रहा हूं आपको, जो उसने कहा था। लेकिन उसने कहा था कि यह पूर्णतः सत्य है, कि एक योजना सही है। यह योजना का एक गुण है। योजना का गुण क्या है, कि बंगाल विभाजन के बाद बंगाल को अलग अलग रास्तों में खींचना या अलग अलग रास्तों में बांटना। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के समय की। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, किसके सुझाव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। ये आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था, ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आप देखिए जो क्वेश्चन आएगा कि रक्षाबंधन दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया, तो उसमें जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि किसके सुझाव पर या किसके कहने पर इस दिवस को मनाया गया, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर मिलेगा। सही है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि इस दिवस के दिन उन लोगों ने क्या किया।
इस दिवस के दिन उन सभी लोगों ने, जितने लोग वहां पर उपस्थित थे, तो उन सभी लोगों ने एकजुट होकर एकाग्रता दिखाने की कोशिश की, यानी कि मित्रता का प्रदर्शन किया, एकजुटता का प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद उन्होंने गंगा में स्नान किया और एक दूसरे को राखी बांधी। सही है दिवस समझाई। रक्षाबंधन दिवस पर सभी लोगों ने एकजुट होने का प्रदर्शन किया और गंगा में स्नान करने के बाद एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बाद। स्वदेशी आंदोलन के बाद हम बात करते हैं कि इसका नाम आपको क्या मिलता है, बॉयकॉट। क्या नाम मिलता है, बॉयकॉट। बॉयकॉट का संबंध था, मैंने आपको जैसे बताया था कि बॉयकॉट स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 ईस्वी तक चला था। ये बात क्लियर है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि बॉयकॉट स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया था। ये कब किया था, 1905 से 1908 ईस्वी तक चला था, यानी कि 3 साल। अब इसके जो बात है ये किस चीज पर आधारित था, ये आधारित था, ये अपने उद्योगों और विद्यालयों के माध्यम से स्वयं की सेवा के विचार पर आधारित था। यानी कि हम बात करें बॉयकॉट या स्वदेशी आंदोलन की, तो इसका जो आधार था, जो इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि हमारे खुद के उद्योग हो, हमारे खुद का विद्यालय हो, हमारी खुद की शिक्षा हो, और उसके माध्यम से जो हमारी सेवा होगी, जो विचार आएगा, उसके माध्यम से आधारित था। नहीं आया समझ। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था यह था कि यह उद्योगों और विद्यालयों के माध्यम से, स्वयं सेवा के विचार पर आधारित था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी समाज में किसमें, स्वदेशी समाज में, क्या में, स्वदेशी समाज में स्वदेशी की अपनी योजना का रेखांकन किया। यानी कि स्वदेशी समाज में इन्होंने अपनी एक योजना बनाई और उस योजना को रेखांकित किया, यानी कि रेखा के अंदर अंकित किया। सही है। अब बात करते हैं अरविंद घोष जैसे नेताओं की। अरविंद घोष, आपको नाम सुना होगा, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने स्वदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या के स्वदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक अभूतपूर्व परिवर्तन वाले उपायों की आवश्यकता बतलाई। यानी कि अब देखो, ये हम बात करते हैं स्वदेशी समाज की, ये स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की। अब देखिए, ये बात तो है कि अब ये तो चीज पारित हो गई, ये तो चीज बन गई, लेकिन इसको अपनाया कैसे जाए, तो इसको अपनाने के लिए अरविंद घोष जैसे कुशल नेताओं ने इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के, इसका जो भी लक्ष्य हो, अपनी शांति स्थापित करना हो, या अपना अलग क्षेत्र बांटना हो, या अपने क्षेत्र में अधिक उन्नति करना हो, तो इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपनी अलग जो इनकी उपाय थे वे बतलाए। सही है। हम बात करते हैं अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष ने जो बात की थी, जो मैंने आपको ये बताई है कि इनका लक्ष्य था कि स्वदेशी आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने उद्देश्य खुद बताए थे। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं इससे आगे की। देखिए, आपको जो क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा कि प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मैं आपको बताऊं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह। किसे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनके इस आंदोलन के प्रचार होने के बाद देश भर में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार और अधिक तीव्र गति से फैलने लगा। और मैं आपको बताऊं, स्वदेशी बांधव समिति की, किसकी, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना, देखिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए। स्वदेशी बांधव समिति की जो स्थापना थी वो किसने की थी, वो की थी हमारे अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने की थी, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने विदेशी
स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। अब देखिए अपने अलग अलग राज्यों में किसी न किसी ने इस समिति का या इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे कि हम बात करते हैं मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, कहां पर किया? मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। कहां पर किया था? मद्रास में। और अगर हम दिल्ली की बात करें, कहां की बात करें? देखिए मद्रास में किसने किया था? हमारा चिदम्बरम पिल्ले ने। अगर दिल्ली की बात करें हम तो किसने किया था? सर सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा। देखिए आपके लिए इतने महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जैसे आपके 1857 की क्रांति में किस किसने कहां से उस आंदोलन में भाग लिया, कहां से किसने अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो इसलिए उसी प्रकार ये भी आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है कि किसने किस राज्य में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, कितने समय तक किया, कौन कौन लोग में शामिल थे। तो हमारे मद्रास से किया था चिदम्बरम पिल्ले ने, दिल्ली से किया था सैयद हैदर रजा ने, और अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। किसने? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने कहां पर किया था? ये किया था हमारा पंजाब से। ठीक है, ये आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे नोट कर सकते हैं। मद्रास से किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। दिल्ली से किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। और पंजाब से किसने किया था? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि तीनों जगह से, तीनों राज्यों से किस किसने कहां से नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा समझने की जरूरत है इसको कि इसने क्या क्या हुआ था। तो इस आंदोलन में पहली बार किसानों, महिलाओं व आम जनता ने हिस्सा लिया था। क्या हुआ था इस आंदोलन में? इस आंदोलन में प्रथम बार किसानों, महिलाओं और आम इंसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया या हिस्सा लिया। स्वदेशी आंदोलन की बंगाल और महाराष्ट्र में, स्वदेशी आंदोलन की, जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, इस आंदोलन की बंगाल और कहां पर? महाराष्ट्र में। अगर हम इस आंदोलन की बात करें कि इस आंदोलन का प्रभाव सर्वप्रथम किस राज्य में पड़ा, तो हमारा पड़ा था बंगाल और महाराष्ट्र। बंगाल और महाराष्ट्र में इस आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत ज्यादा इस आंदोलन से यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। अब इसके बाद इसका जो साइड इफेक्ट हुआ, या हम कह सकते हैं कि इसका क्या, एक तरफ साइड इफेक्ट होता है, एक तरफ लाभ होता है, एक चीज के दोनों लाभ होते हैं, सही है। तो इसमें क्या किया कि स्कूल, जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल जाना, स्कूलों का बहिष्कार किया, और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, धोबियों ने विदेशी लोगों के कपड़े धोने को मना कर दिया। क्या कर दिया था? इन 2 राज्यों के जो लोग थे, जो इनका इस क्षेत्र का या इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, उन्होंने क्या किया था? जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूलों का बहिष्कार किया था, वकीलों ने किसका किया था? वकीलों ने अदालतों का किया था, और जो हमारे यहाँ धोबी थे, जो कपड़े धोते थे, उन्होंने विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया था, सही है। परंतु बहुसंख्यक मुस्लिम लोग इस आंदोलन से अलग रहे। क्या रहे? अलग रहे। अब देखिए इसमें धोबी आ गए, स्कूल के विद्यार्थी आ गए, अदालत के वकील आ गए, इन सभी लोगों ने इन चीजों का बहिष्कार किया। लेकिन इन सब चीजों से अलग कौन रहा? इस सब कांडों से अलग कौन रहा? वो रहे थे हमारे बहुसंख्यक मुस्लिम इस प्रकार के कार्य से अलग हो गए थे। अब हम बात करें कि आंदोलन के विस्तार में मुद्दों के प्रश्न पर कांग्रेस के भीतर अंदरूनी विवाद शुरू हो गया। किसके विवाद हो गया? जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, इस आंदोलन के विस्तार, यानी कि इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इसका क्षेत्र विकसित किया जाए, कहाँ कहाँ तक इसको फैलाया जाए, उसके विस्तार पर और उसके मुद्दे पर, जो अब कोई प्रश्न है, कोई मुद्दा है, आप कोई भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस किस मुद्दे पर उसको चर्चा करनी चाहिए, उसका मुद्दा कहाँ तक ले जाना चाहिए, उसको क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार इस स्वदेशी आंदोलन का जो मुद्दा था, जो उसका विस्तार था, इसके प्रश्न को लेकर कांग्रेस के भीतर अपने आप विवाद शुरू हो गया। विवाद का मतलब
झगड़ा शुरू हो गया। उसमें ही पार्टी में गुटबाजी के कारण 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूदन अधिवेशन में, कहां पर, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, सूरत आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में इस पार्टी के मतलब विभाजन हो गया, इस पार्टी के लोग अलग अलग दलों में बंट गए। तो अब इस पार्टी से निकाला किसको गया, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पार्टी से यहाँ से निकाला किसको गया, तो जो इस पार्टी से निकाला गया था, निकाला गया था गर्मपंथियों को। गर्मपंथियों का दूसरा नाम आपको गर्म दल में मिलता है, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ था, गर्म दल और निरम दल। तो इस 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल को यानी गर्मपंथियों को उस पार्टी से अलग निकाला गया था। लेकिन अगर हम बात करें 1911 ईस्वी की, 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, परंतु बंगाल पुनर्गठित करके 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, अब जैसे कि आपको पता है कि 7 अगस्त 1905 को, 7 अक्टूबर 19 1905 को जो है हमारे क्या कहते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। लेकिन 1911 ईस्वी को उन्होंने इस बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया और क्या किया, इसको दोबारा से पुनर्गठित करके ओडिशा तथा बिहार को अलग प्रांत बना दिया, ठीक है। क्या बात हुई इसमें कि बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया गया, कि निरस्त के मना कर दिया कि साहब बंगाल विभाजन नहीं होगा। लेकिन उसके बदले में उन्होंने किया ओडिशा तथा बिहार। ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, आपसे नोट कर लें। ओडिशा और बिहार, इस 1911 के ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त करने के बाद यह घोषणा हुई कि ओडिशा और बिहार को अलग राज्य बना दिया जाए, सही है। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस से निकाले गए नेताओं को पार्टी में वापस सम्मिलित किया गया। अब देखिए बात हुई 1911 ईस्वी में, या हम बात करें कि 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन में गर्म दल को कांग्रेस से अलग किया गया था, उसी प्रकार 1916 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था, 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस से बाहर निकाले गए गर्म दल के नेताओं को कांग्रेस में वापस सम्मिलित किया गया। इतनी बात समझ आई। जहां 1907 ईस्वी में उनको उस पार्टी से अलग निकाल दिया गया था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उनको वापस उस पार्टी में बुला लिया गया, ठीक है। अब वापसी की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किसने जब वापस इस कांग्रेस में ये दोबारा सम्मिलित हुए, किसने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो लोग थे पहले, ये हमारे कांग्रेस में सम्मिलित थे, लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन में इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। और जैसे ही 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में इनको वापस उस कांग्रेस की पार्टी में बुला लिया गया। लेकिन इन्होंने वापसी प्रक्रिया में, यानी कि जब ये वापस सम्मिलित उसमें हुए, तो उन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उसके बाद इन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन का और ज्यादा विस्तार किया, इसका प्रभाव प्रयास का, और जितने भी सारे इनके महत्वपूर्ण कार्य थे उनको सभी कार्यों को करा। लेकिन 1916 में लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना में, लखनऊ समझौता क्या नाम है, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग, कब की बात है भाई, ये बात है 1916 ईस्वी की। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग योजना, यहाँ पे योजना रहेगा, कांग्रेस लीग योजना ने। अब जब ये कांग्रेस लीग योजना बनी तो इन्होंने अपने दल से अलग अलग रूप से संवैधानिक सुधारों को संयुक्त योजना के रूप में प्रस्तावित किया। क्या किया, 1916 के लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना में अपने अलग अलग दल के कार्यों को संवैधानिक रूप से शुरू करने का या प्रस्तावित करने का प्रचार किया। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने और मोहम्मद अली
जिन्ना ने और बाल गंगाधर तिलक ने क्या नाम बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ पे जो जो जरूरी बात है मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक समझौते के मुख्य शिल्पी थे। क्या थे? समझौते के मुख्य शिल्पी। जैसा कि आपको पता है कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, सही बात है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। लेकिन जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है वो बनता है आपका कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इस समझौते के मुख्य शिल्पी थे। क्या थे? मुख्य शिल्पी थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आप पहले एग्जाम में आ चुका है। क्या है कि लखनऊ में कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका मजूमदार ने। देखिए ये आपका SI या CGL ये इस लेवल का आपके लिए प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट कर सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में जो समझौते की या कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, जो उसके अध्यक्ष थे उस सभा के, वो कौन थे? हमारी जो थी अंबिका मजूमदार थी। सही है, ये बात समझ में आई आपकी। लेकिन समझौते का जो मूल मुख्य दूरगामी उद्देश्य था, क्या था? कि उस समझौते का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था क्या? उद्देश्य ये था उसका, या उसका जो रिजल्ट रहा, जो उसका परिणाम रहा, उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की, क्या की? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस समझौते का या इस अध्यक्ष कमेटी का जो परिणाम रहा, रिजल्ट रहा, वो ये रहा कि इस रिजल्ट पर पहुंची कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली। सही है, आई बात समझ में? क्या मांग कर ली? मुस्लिम लीग की निर्वाचन मंडल की जो मांग थी वो स्वीकार कर ली, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली। निर्वाचन मंडल क्या होता है? देखिए जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था या जो भी अपने जो बंगाल विभाजन हुआ था या किसी प्रकार के, अब मुस्लिम लीग अलग पार्टी थी, कांग्रेस अलग पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग ने ये कहा था उस सभा में कि हमें हमारे मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी सरकार, हम अपना चुनाव, हम अपने लोग अपना अलग राज्य चाहते हैं। तो इसने कांग्रेस ने पहले इस मांग को मानने से मना कर दिया था। लेकिन जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ तो उस समझौते में कांग्रेस ने इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग के बाद की। हम बात करते हैं आगे रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको पता होगा, अमार सोनार बंगला, क्या नाम लिखा? अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बंगला भाषा में अमार सोनार बंगला एक गीत लिखा, जिसे वर्ष 1971 ईस्वी में, कब? वर्ष 1971 ईस्वी में किसने? बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान स्वीकार किया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में अमार सोनार बंगला एक गीत लिखा, जिसे वर्ष 1971 में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। अब बात करते हैं इससे आगे की बात की कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन में क्या भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन का विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपकी बात क्लियर है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। और जैसे कि हमने अभी बात की थी किसकी, हमने किसकी बात की थी अभी? कृष्ण कुमार मित्र की। कृष्ण कुमार
मिस्र की। अब मैंने आपको इनकी पत्रिका के बारे में बताया था, इनकी पत्रिका का नाम था संजीवनी। क्या नाम बताया था? संजीवनी। कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी प्रस्तावित संजीवनी पत्रिका में प्रथम बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम इस स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया और कृष्ण कुमार मित्र ने अपने द्वारा प्रस्तावित संजीवनी पत्रिका में इस ब्रिटिश वस्तुओं का यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं को लेना देना मना कर दिया कि ब्रिटिश वस्तुएं ना इस क्षेत्र में आएगी, ना पर इन्हें कोई खरीदेगा। इस प्रकार इसका प्रस्ताव किया। लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ब्रिटिश का जो पत्रकार था उसका क्या नाम था? ब्रिटिश पत्रकार, उसका नाम था H.W. नोवेल्सन। क्या नाम था? ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था? H.W. नोवेल्सन। जो आपके लिए महत्वपूर्ण, क्या नाम था उसका? ब्रिटिश पत्रकार का नाम था H.W. नोवेल्सन। सही है। अब हम बात करते हैं अगली वीडियो की, जहाँ जैसे हमने आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसका टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। और आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और जितने भी नए लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियां और गदर आंदोलन। देखिए भाई साहब, क्रांतिकारी गतिविधियां और गदर आंदोलन 1913, ये दो टॉपिक आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्जाम उठा कर देखेंगे तो 1 या 2 से 3 से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे हम क्रांतिकारी आंदोलन और गदर आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियां, कि क्रांतिकारियों ने कौन कौन सी गतिविधियां की, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या सुझाव दिए, किस स्तर पर पहुंचे, हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।